हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। अनअकैडमी सीए फाइनल का पूरा कोर्स अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाने जा रहा है। इसका डिसीजन लिया जा चुका है। तो अभी 2-4 दिन के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो रेस्पेक्टिव टीचर्स रहेंगे वो आपको यूट्यूब पर हमारे इस चैनल के थ्रू आपको बताएंगे कि कौन सा टीचर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो मैं भी अनअकैडमी पर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। माई सेल्फ CA अजय अग्रवाल। आई एम ऑल इंडिया रैंक 1 of CA final May 2019 examinations. I have also secured ever highest marks in CA final history of ICI, which is 650 out of 800. I am also a gold medalist in FR, SFM, DT and ISCA. And I have also secured all India ranks in the CPT level of ICI, which is AIR 5, and in the intermediate level of ICI, which is AIR 70. तो ये मेरे बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो था। अब मैं आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपका जो CA फाइनल न्यू कोर्स का पेपर नंबर 6A है, रिस्क मैनेजमेंट, वो मैं यहाँ आपको पढ़ाने जाऊँगा। और यहाँ आपको मैं पेपर 6A के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज दूंगा। पेपर 6A को आपको पढ़ना कैसे है, उसमें अपन किस तरीके से कोर्स को पढ़ेंगे, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कैसे आप उसे टैकल करेंगे और एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ मार्क्स आप पेपर 6A में कैसे ला सकते हैं ताकि आप एक अच्छी रैंक आप अचीव कर सकें। टॉप 10 रैंक का अगर आपका टारगेट है तो वो अचीव कर सकें और टॉप 3 का टारगेट है तो आप वो अचीव कर सकें। तो उसको बताने से पहले मैं आपको अनअकैडमी पे ये क्लासेस किस तरीके से अवेलेबल होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इन क्लासेस के लिए आपको हमारा जो कंटेंट है, स्टार्टिंग जो कंटेंट है वो आपको हमारे इसी अनअकैडमी के CA फाइनल चैनल पर आपको पूरा मिलेगा। स्टार्टिंग में पूरा कंटेंट हमारे इस चैनल पे गवर्न होगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हर सब्जेक्ट के रेस्पेक्टिव टीचर्स जो लेंगे। और उसके बाद अगर आपको हमारी ये अनअकैडमी के थ्रू क्लासेस ज्वाइन करनी है तो अनअकैडमी पर आपको पूरे CA फाइनल की टोटल क्लासेस एक ही जगह मिल जाएंगी। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाना रहेगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड प्ले स्टोर, और आपके पास अगर आईफोन है, iOS यूज़र हैं आप, तो उसमें आपके पास iOS की जो भी प्ले स्टोर है उस पर जाइए। वहाँ आपको सर्च करना रहेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप सर्च करेंगे, उसके बाद आपको उसे इंस्टॉल करना रहेगा। देन जब आप ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देगा जो आपकी स्क्रीन के सामने है। आपको उसमें प्लस कोर्स में जाना रहेगा। प्लस कोर्स में जाने के बाद आपको वहाँ पर CS कोर्स, CA फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट कोर्स, CA फाइनल, इस तरीके से आपको कोर्स दिखाई देंगे। अलग अलग फील्ड के सब कोर्स आपको अनअकैडमी पर दिखाई देंगे। तो जो भी कोर्स आपको सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। तो अगर आप CA फाइनल का कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो CA फाइनल, अगर आपको फाउंडेशन इंटरमीडिएट करना है तो आपको फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट वाला कोर्स सेलेक्ट करना रहेगा। तो आपको अगर CA फाइनल के लिए ज्वाइन करना है तो आपको CA फाइनल वाला कोर्स यहाँ सेलेक्ट करना रहेगा। देर आफ्टर आपके पास ये स्टेप नंबर 5 में जो आपके पास डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, ऐसी स्क्रीन आपके मोबाइल में रहेगी। वहाँ आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना रहेगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने प्लान की डिटेल्स आ जाएगी कि आपको अनअकैडमी पे ये क्लासेस किस प्लान के थ्रू मिलने वाली हैं। अब अनअकैडमी की स्पेशल बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ आपका कोई एक सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको ऑल 8 सब्जेक्ट्स का पूरा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। मतलब आप CA फाइनल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका सब्सक्रिप्शन एक साथ मिल जाएगा आपको। आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, 6 मंथ का भी, 12 मंथ का भी और 24 मंथ का भी। मतलब 1 मंथ से लेकर आप पूरे 2 साल तक का सब्सक्रिप्शन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो अगर आप 1 मंथ का ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4500 पर मंथ के इसमें आपकी फीस रहेगी। और अगर आप पूरे 2 ईयर्स के लिए CA फाइनल कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी ये फीस 1500 पर मंथ के एवरेज पर आ जाएगी। मीन्स 36,000 की फीस होगी। और अगर इसमें भी अगर आप मेरा प्रोमो कोड जो कि है अजय CA ये अप्लाई करते हैं तो आपके ये फीस में 10% डिस्काउंट हो जाएगा। फिर आपकी फीस रहेगी 24,750। तो आपको 36,000 में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 12 मंथ का अगर आप लेते हैं तो वो प्लान रहेगा 24,750 का। तो इस तरीके से आपका पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। 2 साल के अंदर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप कोई भी वीडियोस कितनी भी बार अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर देख पाओगे। हर सब्जेक्ट का CA फाइनल के जितने भी सब्जेक्ट हैं टोटल सब्जेक्ट का आपको एक्सेस मिल जाएगा। हर फैकल्टी जो भी रेस्पेक्टिव फैकल्टी रहेगी सब्जेक्ट की, उनके आपको वीडियोस मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, और आप उन वीडियोस को कितनी भी टाइम तक देख सकते हो जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है। ऐसा नहीं रहेगा कि आपके पास किसी एक लिमिटेड सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन है। तो ये जो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा और यहाँ पर आपको क्वालिटी भी मिलेगी। तो अनअकैडमी
सब्सक्रिप्शन आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी वाला, अनअकैडमी सीए फाइनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर और भी वीडियोस आने वाले हैं जिसमें आपको आपके अटेम्प्ट से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम रहेंगे उसमें आपको इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट वाइज उनके वीडियोस आएंगे, और भी रेस्पेक्टिव बहुत ज़्यादा आपको अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। तो आप नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। तो ये हमारा अनअकैडमी से रिलेटेड मैंने आपके साथ कुछ डिस्कशन किया है। अब इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा उस सब्जेक्ट का जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। तो आपको बता दूँ मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर क्लास लेने वाला हूँ सीए फाइनल पेपर नंबर 6 से न्यू कोर्स में रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट का जो पेपर है ये केस स्टडी बेस्ड पेपर है। आपके पास 6 कैटेगरी के पेपर्स हैं केस स्टडी में। आपको कोई भी एक पेपर चूज़ करना होता है। तो सबसे मैं आपको बताऊँ सबसे अच्छा अगर पेपर किसी को बोलेंगे अगर आप आज तक जो पैटर्न रहा है इलेक्टिव में तो वो रिस्क मैनेजमेंट ही है। ऐसा नहीं कि मैं इसे पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ। इस पेपर में मतलब आप ये देखेंगे 90% मोर देन 90% स्टूडेंट्स एग्जाम्शन लाते हैं। इस पेपर में मोर देन 90% स्टूडेंट्स एग्जाम्शन ईजीली ला पाते हैं। और अगर आपने इस पेपर को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जिस तरीके से मैं यहाँ पे करवाने जाऊँगा, आप इस पेपर में 85 प्लस मार्क्स ईजीली स्कोर कर पाओगे। और अगर 85 प्लस अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में स्कोर कर पाते हो तो आप सोच लीजिए कि आप अपनी रैंक के कितना पास आ सकते हैं। अगर आप टारगेट करते हैं टॉप रैंक का तो आप उस रैंक को अचीव करने में कितना ज़्यादा ये पेपर आपकी हेल्प करेगा। और ये पेपर सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पेपर का अपन पैटर्न डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बताऊं रिस्क मैनेजमेंट पेपर है क्या। यहाँ आप सीखोगे क्या रिस्क मैनेजमेंट में। इसका नाम देखिए आप, रिस्क मैनेजमेंट, यानी आप रिस्क और उसका मैनेजमेंट। आपको सीखना है क्या है कि बिजनेस में आप जो भी बिजनेस करते हो उसमें क्या क्या रिस्क हो सकती हैं और उनका मैनेजमेंट किस तरीके से करा जाएगा। क्योंकि रिस्क का अगर ढंग से सही टाइम पर मैनेजमेंट नहीं किया गया तो वो आपके बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकती है साबित, जिससे कि आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ये चीज़ आपके काम में आएगी। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये चीज़ कहाँ काम में आएगी, आप किसी क्लाइंट की ऑडिट करने जाते हो, किसी क्लाइंट की ऑडिट करने जाते हो तो आपको ऑडिट में सबसे बेसिक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी होती है वो होती है रिस्क। ऑडिट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, रिस्क, जो आपको पढ़ाई जाती है ऑडिट के अंदर कि इंटरनल कंट्रोल रिस्क, उसको कैसे आप इवेल्युएट करोगे, बिजनेस में क्या क्या रिस्क हैं। तो वो रिस्क आप जब आप ऑडिट के लेवल ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ते हो ना तो आपको वो रिस्क एक लेवल तक समझ में आती है, पर आप थोड़ा उसमें लेवल में ऊपर नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ रिस्क का ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं है। पर जब आप रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ोगे, रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ोगे तो यहाँ आप रिस्क के एक एक वर्ड से समझ पाओगे कि क्या होती है एक्चुअल में रिस्क, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करा जाता है। तो आप अपनी ऑडिट भी इफेक्टिव कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही रिस्क मैनेजमेंट है। बिकॉज एज ए बिजनेसमैन आपको अपने बिजनेस के रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है और उन्हें मैनेज करना होता है। तो ये पूरा पेपर आपको रिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। और आजकल आप देखेंगे ना तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं या लिस्टेड कंपनीज़ हैं, तो उनमें आज तक आप पोस्ट सुनते थे एक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक होता है अपना सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो अब उनको एक अपॉइंट करते हैं आजकल वो सीआरओ, चीफ रिस्क ऑफिसर। हर कंपनी में बड़ी बड़ी एमएनसी में सीआरओ अपॉइंट करे जाते हैं, चीफ रिस्क ऑफिसर, जो पूरे बिजनेस के रिस्क को चेक करते हैं, देखते हैं कोई रिस्क है क्या, उसे कितने लेवल तक हम टॉलरेट कर सकते हैं, कितने लेवल तक हमें उसे एलिमिनेट करना है। पूरा कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट इस पेपर में आप सीखोगे। तो देखो इस पेपर को अपन दो पार्ट में डिवाइड करें, रिस्क और रिस्क का मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा इस पेपर में आप देखेंगे ना 9 चैप्टर्स हैं आपके सामने। मैंने आईसीए का पोर्टल ओपन किया हुआ है, जो आईसीए का कोर्स है इस चैप्टर का जो आपको पढ़ना है। ये पूरा ओपन बुक एग्जाम है, केस स्टडी। तो एग्जाम के पैटर्न से अपन बाद में बात करेंगे, पहले आपके कोर्स में देखते हैं क्या क्या कंटेंट है। तो देखो रिस्क आपको सबसे पहले समझना है कि रिस्क क्या होती है। इस पेपर में आपको सबसे पहले समझाया जाएगा कि रिस्क क्या होती है। तो चैप्टर नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन टू रिस्क इसी चीज़ का है। इसके बाद है सोर्सेज एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क, कि आप समझ चुके हो रिस्क क्या है। तो अब आप ये देखोगे रिस्क आती कहाँ से है, रिस्क आती कहाँ से, क्या क्या सोर्सेज हैं रिस्क के, रिस्क बनती ही क्यों है। पहले तो आपने समझा रिस्क क्या चीज़ है। उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 2 में सिखाया जाएगा रिस्क के सोर्सेज क्या है, रिस्क आएगी कहाँ से आपके बिजनेस में। एंड देन इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क, ठीक है, हमने समझ लिया रिस्क क्या है, रिस्क आएगी कहाँ से वो भी समझ लिया। उसके बाद आप समझोगे ये रिस्क किस लेवल की है। रिस्क में भी तो देखो लेवल होता है ना,
लो लेवल की रिस्क, मिड लेवल की रिस्क या हाई लेवल की रिस्क। तो इवैल्यूएशन करोगे कि इस रिस्क का लेवल कितना है, ये मेरे बिजनेस को कितना इंपैक्ट कर सकती है, ये रिस्क मेरे बिजनेस को कितना इंपैक्ट कर सकती है, ये आप चैप्टर नंबर 2 में पूरा देखोगे, सोर्सेज एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। देन चैप्टर नंबर 3 का रोल आपका स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 3 है आपका कोर्स एक तरीके से रिस्क मैनेजमेंट, कि हमने समझ लिया रिस्क क्या है, रिस्क आएगी कहाँ से और रिस्क किस कैटेगरी की है, कि एकदम लो लेवल की कैटेगरी है या अच्छी लेवल की रिस्क है। तो अब आपको रिस्क को मैनेज करना सीखना है। रिस्क को कब मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज किया जाएगा, ये आप सीखोगे चैप्टर नंबर 3 रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। देन आपके पास है चैप्टर नंबर 4 इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। इसमें क्या होगा, आपने रिस्क देखी, उसके सोर्सेज देखे, इवैल्यूएट किया एंड उसको मैनेज कर दिया। ठीक है, हमने पता लगाई हमारे पास ये रिस्क है एंड आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस लगा के उस रिस्क को खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया और साइड में कर दिया। अब हमारे बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है। तो लेकिन इसके बाद आप क्या इवैल्यूएट करोगे, ऐसा नहीं है कि हमारे बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है। आपने जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी लगाई होगी, पता है जब भी रिस्क होती है तो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी लगानी होती है, एक प्रोसेस में उस रिस्क को डालना पड़ता है ताकि वो रिस्क खत्म हो जाए। आप एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, कोई आइटम है रॉ मटेरियल, उसे वो मशीन में डालती है ताकि फिनिश प्रोडक्ट बन जाए। ऐसे ही जब आप रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हो तो आप रिस्क को एक प्रोसेस के अंदर डालोगे, एक स्ट्रेटेजी में डालोगे ताकि वो रिस्क खत्म हो जाए, रिस्क का मैनेजमेंट हो जाए। लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे ही आपकी फैक्ट्री में अगर कोई फिनिश प्रोडक्ट बनता है मशीन में, आप उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हो, क्या ये प्रोडक्ट सही है, क्या इसमें कोई डिफेक्ट है, क्या बताओ। मल्टीनेशनल कंपनी ऐसा करती है, नहीं करती, बिल्कुल करती हैं। तो ऐसा ही रिस्क के साथ होता है कि आपने रिस्क को एक प्रोसेस में, स्ट्रेटेजी में डाला। अब रिस्क आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो खत्म हो जानी चाहिए, पर आप चेक करोगे जो मैंने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी लगाई वो क्या सही में काम करी है या नहीं करी। इसे बोला जाता है इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। आप रिस्क मैनेजमेंट की जो भी स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करी है, इसे आप इवैल्यूएट करोगे, क्या मैंने स्ट्रेटेजी जो फॉलो करी थी उसने इफेक्ट दिखाया अपना या नहीं दिखाया। उसका इवैल्यूएशन करोगे, क्या इसने काम करा या नहीं करा, क्या ये स्ट्रेटेजी काम कर सकती है फ्यूचर में या नहीं कर सकती। देन आपके पास है रिस्क मॉडल चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 रिस्क मॉडल क्या है, ये आपको बताएगा कि इतने तरीके की रिस्क है अपने पास। आपके पूरे रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में आप अराउंड 50 काइंड ऑफ रिस्क पढ़ लोगे कि पूरे बिजनेस में 50 तरीके की रिस्क हो सकती हैं। रिस्क मॉडल चैप्टर आपको कुछ मॉडल्स बताएगा जिसके बेसिस पे आप रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हो। रिस्क मॉडल आपको एक कैलकुलेशन, एक आप इसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल कुछ मॉडल्स बताएगा ताकि जिससे आपको रिस्क पता चल सके। रिस्क के कुछ मॉडल्स बताएगा ये चैप्टर। देन आपके पास है चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9। चैप्टर 6, 7, 8, 9 ये मैंने चारों एक साथ क्यों बोले हैं, क्योंकि ये चारों 4 स्पेसिफिक रिस्क की बात करते हैं। मैंने बोला पूरा जो आपका सिलेबस है रिस्क मैनेजमेंट का ये 9 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें आपको पता चलेगा कि बिजनेस में अराउंड 50 टाइप की रिस्क होती हैं। पर चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 ये जो चैप्टर्स हैं ये 4 स्पेसिफिक रिस्क की बात करते हैं। चैप्टर 6 बात करेगा क्रेडिट रिस्क और उसके मैनेजमेंट की। क्रेडिट रिस्क और उसके मैनेजमेंट मतलब ये 4 तरीके की ऐसी रिस्क हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस को इफेक्ट करती है। क्रेडिट रिस्क और उसका मैनेजमेंट। क्रेडिट रिस्क क्या होती है, देखो अभी मैं आपको बताऊं थोड़ा सा एक ब्रीफ, क्योंकि अपन जब सब्जेक्ट में जाएंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे, अपन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी ब्रीफ दे रहा हूँ मैं आपका सब्जेक्ट का, इसलिए मैं अभी चैप्टर के नाम से डिस्कस कर रहा हूँ। क्रेडिट रिस्क एंड मैनेजमेंट क्या होता है कि आपको किसी से पैसा मिलना है, किसी डेटर से आपके पास पैसा आना है, लेकिन वो डेटर पैसा ना दे तो वो क्या है, क्रेडिट रिस्क। वो क्या है, क्रेडिट रिस्क। तो सर अगर मेरा कोई क्रेडिटर है उसे मैं पैसा ना दूं तो उसके लिए तो क्रेडिट रिस्क है, क्या मेरे लिए तब भी क्रेडिट रिस्क है? बिल्कुल तब भी क्रेडिट रिस्क है आप लोगों के लिए। क्रेडिट रिस्क सिर्फ एक साइड से नहीं होती कि सामने वाला आपको पैसा ना दे तो क्रेडिट रिस्क है ही, लेकिन अगर आप सामने वाले को पैसा नहीं दोगे तो भी आपके लिए क्रेडिट रिस्क है। सर अब कैसे क्रेडिट रिस्क हुई? अब इस वजह से हुई कि अगर आईसीआई ने पता है क्या लिखा है मॉड्यूल में कि अगर आप सामने वाले को पैसा नहीं देते तो यानी आपने उससे कुछ आइटम लिया होगा, कुछ रॉ मटेरियल सपोज आपने किसी से परचेज करा और उसका पेमेंट करना है और आपने सामने वाले को पेमेंट नहीं करा, बताओ क्या फ्यूचर में उस बंदे की दुकान पे जाकर आप सामान परचेज कर पाओगे? क्या फ्यूचर में आप उसकी दुकान पे जाकर उससे बोलोगे यार सामान दे दे, पैसे दे दूंगा? कभी ही नहीं जा सकते आप उसकी दुकान पे, वो आपको सामान देगा ही नहीं, कभी वो फ्यूचर में आपके साथ ट्रांजैक्शन ही नहीं करेगा। तो यानी इसमें भी आपके साथ रिस्क है। अगर आप किसी का पैसा नहीं देते तो भी आपके साथ क्रेडिट रिस्क है। तो क्रेडिट रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क होती है बिजनेस में। इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करा जाएगा वो इस चैप्टर में आप सीखोगे। देन रिस्क एसोसिएटेड विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस, चैप्टर नंबर 7 रिस्क एसोसिएटेड विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये क्या होती है?
सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम वर्ड सुनते हैं, अभी तक आपने इंटरमीडिएट लेवल या आईपीसीसी लेवल में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करके एक चैप्टर था, सब्जेक्ट था आपका एसएम, उसमें आपने टॉपिक पढ़ा होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और उस टाइम आपने सिर्फ इसका रट्टा मारा होगा। लेकिन यहाँ आप समझोगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? एक बिजनेस में गवर्नेंस लेवल, एक कंपनी में गवर्नेंस लेवल किस तरीके से वर्क करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उससे सेकंड नंबर पे सीनियर मैनेजमेंट है, फिर उससे लोअर लेवल का मैनेजमेंट है, फिर उससे लोअर लेवल का मैनेजमेंट है, कि कंपनी का स्ट्रक्चर, कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर किस तरीके का है, और कंपनी के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में अगर कुछ गड़बड़ है तो उसकी वजह से क्या रिस्क हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर कंपनी की मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में अगर कहीं पर भी थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना, तो वो कंपनी के लिए सबसे बड़ी रिस्क हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में एक्टिव रहते हो, अगर आप शेयर मार्केट में एक्टिव रहते हो तो आपको देखने को मिलेगा जब कंपनी के मैनेजमेंट पे फ़र्क पड़ता है ना, तो शेयर की प्राइसेस पे भी फ़र्क पड़ता है। अगर आपको याद हो 1-2 साल पहले का इंसिडेंट, जब टाटा का जो सीईओ थे उन्होंने अपना क्या दिया था, अपना रिज़ाइनेशन दिया था। टाटा के सीईओ ने जब अपना रिज़ाइनेशन दिया था तो उनके शेयर की प्राइस एकदम से बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ रहा था? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में चेंज होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अगर कोई रिस्क है तो कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिस्क बहुत बड़ी रिस्क होती है। इसे कैसे टैकल किया जाएगा ये आप चैप्टर नंबर 7 में सीखोगे। देन एक बार चैप्टर नंबर 8 को अपन साइड में रखते हैं। चैप्टर नंबर 9 ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट में आप देखोगे कंपनी की ऑपरेशनल रिस्क क्या होती हैं। ऑपरेशनल रिस्क मतलब कंपनी ऑपरेशन कर रही है अपनी, उसमें जैसे टेक्निकल एरर्स, सपोज कोई ऑनलाइन कंपनी है अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनके लिए ऑपरेशनल रिस्क क्या होगी? इनके जो सर्वर है अगर ये डाउन हो गए तो इनके लिए तो वो भी ऑपरेशनल रिस्क है। तो हर कंपनी के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ऑपरेशनल रिस्क है वो क्या क्या है एंड उनका मैनेजमेंट किस तरीके से करा जाएगा वो आप चैप्टर नंबर 9 में देखने वाले हो। अब अपने पास है एक चैप्टर नंबर 8 एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ये चैप्टर क्या बोलता है? एक तरफ से हमारी एंटिटी में रिस्क आ रही है और दूसरी तरफ से हमारी एंटिटी में एक और ट्रांजैक्शन हो रहा है जो उस रिस्क को ऑफसेट कर रहा है। मतलब हमने कुछ नहीं करा, अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक तरफ से रिस्क आ रही है और एक तरफ से ऑटोमेटिकली रिस्क को वो ट्रांजैक्शन ऑफसेट कर रहा है। मतलब एंटरप्राइज ने ऑटोमेटिकली रिस्क को मैनेज कर लिया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एंटरप्राइज ने ऑटोमेटिकली रिस्क को मैनेज कर लिया, पूरी एंटरप्राइज ने मिलके, कि एंटरप्राइज के एक डिपार्टमेंट से तो रिस्क आई और दूसरे डिपार्टमेंट से वो रिस्क मैनेज हो गई। ये होता है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ये अपन सारे चैप्टर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको सब्जेक्ट का ओवरव्यू दिया है कि इस सब्जेक्ट में आप क्या क्या समझने वाले हो। बहुत छोटा कोर्स है, मतलब आप ये मान के चलो 100 पेजेस के अराउंड आईसीआई का मॉड्यूल है। अगर आपने इसको ढंग से कर लिया तो आप एग्जाम में 85+ मार्क्स इजीली ला सकते हो। ये मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ। अभी मैं आपको पेपर का पैटर्न बताऊंगा किस तरीके से आता है, उसके बाद आप और समझ जाओगे कि कितने मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये प्रैक्टिकल लाइफ से भी अच्छा है और स्कोरिंग भी। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया, क्या आप इसमें पढ़ने वाले हो। अब एक चीज़ और याद रखना, देखो जब भी आपके दिमाग में रिस्क वर्ड आता है ना, तो आप लोग क्या सोचते हो? सर रिस्क है मतलब नुकसान है। रिस्क का मतलब हमेशा नुकसान नहीं होता, रिस्क का मतलब फ़ायदा भी हो सकता है। रिस्क का मतलब है, अगर आपने सुना होगा ना एक वर्ड, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, और लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट। जितनी ज़्यादा रिस्क होगी उतने ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, जितनी कम रिस्क होगी उतने कम प्रॉफिट होंगे। तो रिस्क हमेशा नुकसानदायक, मतलब रिस्क का मतलब ये नहीं है कि चीज़ हमारी जिस डायरेक्शन में हम सोच रहे हैं उसी डायरेक्शन में, मतलब रिस्क का मतलब है आपने सोचा एवरेज ये होना चाहिए, तो एवरेज से इधर जाना भी रिस्क है और एवरेज से इधर जाना भी रिस्क है। एवरेज से कहीं पे भी डेविएट करना आपकी रिस्क है। तो आप डिटेल में सब समझोगे। ये तो एक ब्रीफ ओवरव्यू था आपके सब्जेक्ट का। तो अभी मैं आपको एक पेपर का पैटर्न और बता देता हूँ कि आपके रिस्क मैनेजमेंट पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम में कैसा आएगा ये पेपर। रिस्क मैनेजमेंट देखिए, ये पेपर जो रहेगा आपका ये इलेक्टिव पेपर है। इलेक्टिव पेपर 6A। इलेक्टिव पेपर में 6 पेपर्स हैं जिनमें आपको चॉइस लेने का ऑप्शन है, जो भी आप पेपर चूज़ करो। और सबसे इजी पेपर मेरे अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट ही है। ये आपका ओपन बुक एग्ज़ाम है। सर ओपन बुक? बिल्कुल, आप एग्ज़ाम में कुछ भी कोई भी मटेरियल ले जा सकते हो। आप एग्ज़ाम में चाहो तो आईसीआई का मटेरियल या कोई भी मटेरियल, कितनी भी बुक्स एग्जाम में ले जा सकते हो और ओपन बुक को देखकर आप वहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो सर ये तो बहुत इजी हो गए, सारे इलेक्टिव इजी हो गए। देखिए
ओपन बुक है ना, तो आईसीएआई को थोड़ा दिमाग भी चलाना पड़ेगा। वो केस स्टडी बेस पेपर देता है। ये पेपर क्या होगा, पूरा केस स्टडी बेस। यहाँ आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे, यहाँ पे आपको केस स्टडीज दी जाएंगी। इस पेपर में ओपन बुक है, इस वजह से केस स्टडी दी जाती हैं। एग्जाम में आपके पास 5 केस स्टडीज आएंगी इस पेपर में, और आउट ऑफ दिस आपको 4 अटेम्प्ट करनी रहेंगी। मतलब आपके पास पेपर में जब केस स्टडीज आएंगी तो केस स्टडी 1 2 3 4 5 ऐसे 5 केस स्टडीज आएंगी। आपको उनमें से एक छोड़नी होती है और 4 अटेम्प्ट करनी होती है। आपके पास जो पेपर का टाइमिंग होता है 4 आवर्स का होता है। रिस्क मैनेजमेंट का पेपर आपको 4 आवर्स का टाइम दिया जाता है। बाकी जितने भी 7 पेपर्स हैं सब में आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए एग्जाम में। पर जो भी केस स्टडी बेस्ड पेपर हैं एग्जाम में, जो भी पेपर नंबर 6 है, इसमें आपको 4 आवर्स का टाइम दिया जाता है। आईसीएआई 4 आवर्स का टाइम देता है प्लस 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। मतलब 4 घंटे आपको पेपर सॉल्व करने के, और 4 पेपर स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट और दी जाती है उस पेपर को रीड करने के लिए। तो देखिए, जब आपके पास 4 केस स्टडीज अटेम्प्ट करनी है, एक छोड़नी है, तो स्टार्टिंग की जो 15 मिनट्स हैं उसमें आपको यही डिसीजन लेना है। 4 केस स्टडीज़ को आप पढ़िए फटाफट से, और उसमें से कौन सी छोड़नी है वो डिसीजन आपको उसी 15 मिनट्स में लेना है। तो वो डिसीजन आप पहली स्टार्टिंग 15 मिनट्स में लोगे। तो देखिए, 4 केस स्टडीज अटेम्प्ट करनी है, 4 घंटे हैं, मतलब एक केस स्टडी के लिए 1 घंटा, और हर केस स्टडी आपकी 25 मार्क्स की होती है, 25 मार्क्स ईच टोटल, यानी 125 मार्क्स का पेपर आता है। 4 केस स्टडीज अटेम्प्ट करनी है, यानी 100 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है। 25 मार्क्स की एक केस स्टडी होती है, जिसमें से 10 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। मतलब हर केस स्टडी में 10 मार्क्स के एमसीक्यू। बताओ टोटल एमसीक्यू कितने हो गए, टोटल हो गए 40 मार्क्स। आपके 100 मार्क्स के पेपर में 40 मार्क्स तो एमसीक्यूज के ही हैं। 25 मार्क्स की 4 केस स्टडीज आपको अटेम्प्ट करनी है। हर केस स्टडी में 10 मार्क्स के एमसीक्यू, यानी 10 + 10 + 10 + 10 40 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यू ही आएंगे इस एग्जाम में। एंड हर केस स्टडी में 15 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ये हो गए आपके टोटल 60 मार्क्स। इस तरीके से आपका पूरा 100 मार्क का पेपर आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। तो हर केस स्टडी में आपके 10 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे, और इन एमसीक्यूज का पैटर्न भी किस तरीके से रहेगा, 5 एमसीक्यूज × 2 मार्क्स। हर केस स्टडी में आपको 5 एमसीक्यूज मिलेंगे, और हर एमसीक्यू का वेटेज 2 मार्क्स का रहेगा। आपको ओएमआर शीट मिलेगी अलग से, उसमें आपको फिल करने रहेंगे। तो देख लीजिए कितना इजी पेपर कर रखा है आईसीएआई ने। मतलब 40 मार्क्स के तो सिर्फ एमसीक्यू है, 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, और एमसीक्यूज भी आपके 5 एमसीक्यूज आएंगे हर केस स्टडी में। तो टोटल आपको 20 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, और 20 × 2 40 मार्क्स। अब आपको इस पेपर के देखो मैं पॉइंट्स बताता हूँ जो आपके फ़ायदे के हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपके 5 एमसीक्यूज आते हैं हर केस स्टडी में, मतलब टोटल 20 एमसीक्यूज 40 मार्क्स के, इसमें से अराउंड 35 मार्क्स के एमसीक्यूज एज इट इज़ मॉड्यूल की लाइन से बने होते हैं। मतलब मॉड्यूल में जो लाइन लिखी हुई है आईसीएआई के, उन्हीं लाइन से उठा के एमसीक्यू बनाए जाते हैं। मतलब आप वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो में भी 36 मार्क्स आप एमसीक्यूज में ला सकते हो। मैक्सिमम आपके 2 एमसीक्यू गलत हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर आपने मेरे तरीके से जो मैं आपको कराऊंगा उस तरीके से आरएम को प्रिपेयर किया, तो 36 मार्क्स तो आप सिर्फ एमसीक्यू में ला सकते हो मिनिमम। मैक्सिमम तो 40 है, और मोस्टली बच्चे 40 लाते हैं, लेकिन मिनिमम आप 36 मार्क्स ला सकते हो। तो 36 मार्क्स आपके एमसीक्यूज में स्कोर हो जाते हैं। और 15 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव रहता है, इसमें देखो जनरली 6 4 5 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर केस स्टडी में। एक 6 मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एक 4 मार्क का, और एक 5 मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली पैटर्न अलग हो सकता है, कभी 7 मार्क का पूछ लिया, कोई 3 का पूछ लिया, ऐसा अलग हो सकता है, लेकिन जनरली इस पैटर्न में पूछा जाता है। और कई बार एक 15 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिस्क्रिप्टिव। हर केस स्टडी में एक 15 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव आएंगे, तो डिस्क्रिप्टिव या तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो 6 4 3 5 कुछ भी मार्किंग करके, या फिर एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार 15 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। तो सर सिंगल 15 मार्क्स का पूछने के कितने चांसेस हैं? देखो आपके पास टोटल 5 केस स्टडी आएंगे एग्जाम में। मैक्सिमम एक केस स्टडी में ऐसा हो सकता है जिसमें आपके 15 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बाकी जनरली ऐसा रेयर चांसेस हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में आपके साथ ये चीज़ हो सकती है। तो सर जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं? एमसीक्यूज के बारे में तो आपने बता दिया। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में देखो आपके 5 केस स्टडीज में से 3 केस स्टडीज
3 केस स्टडीज में क्वेश्चन डिट्टो कॉपी पेस्ट होंगे, मतलब ऐसे पूछा जाएगा डिफाइन दी टाइप ऑफ रिस्क, जो भी नाम दे देगा उस रिस्क के डिफाइन कर दो टाइप, मॉड्यूल खोला टाइप करे, काम खत्म, फुल मार्क्स। डिफाइन दिस टाइप ऑफ रिस्क, मॉड्यूल में गए, उस चैप्टर पे गए, उस रिस्क पे गए, डिफाइन कर दिया। मतलब इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। 5 केस स्टडी आएंगी जिसमें 3 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। सर 2 केस स्टडीज जो रहेंगी उसमें एक केस स्टडी में ऐसा हो सकता है कि आपके साथ जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पहले तो केस स्टडी पूरी बना के देंगे, एक कंपनी है, पूरा डेटा देंगे उस कंपनी का, उसके नीचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 केस स्टडी में तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, आपको मॉड्यूल उठा के बस डायरेक्ट लिखना है। 2 केस स्टडीज में क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आपसे पूरी केस स्टडी दी और उसके बेस पे डिटेल्ड एनालिसिस करवाया जाए कि हाँ इस केस में आप बताओ क्या क्या रिस्क हैं, तो एक स्पेसिफिक एनालिसिस आपको केस स्टडी बेस करना पड़ सकता है। तो देख लीजिए कितना इजी पेपर है, मतलब 3 केस स्टडी 25 × 3 75 मार्क्स, तो मतलब एज इट इज कॉपी पेस्ट आने वाला है। बाकी 1-2 केस स्टडी आएंगे जिसमें एक आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि छोड़नी होती है। तो बहुत ईजी पेपर है। अब सर ये पेपर थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल पेपर है, बहुत बच्चों के मन में ये डाउट रहता है। तो ये पेपर मैं आपको बता दूं, इस पेपर में आपके प्रैक्टिकल पोर्शन कितना है, मैक्सिमम 10% और सर थ्योरेटिकल पोर्शन 90%। मतलब ये पेपर में 90% थ्योरी है और 10% मैक्सिमम प्रैक्टिकल है। कुछ बच्चों को ये रहता है सर ये पेपर एसएफएम से लिंकेज है, सर ये एसएफएम से लिंकेज हैं। इलेक्टिव के जितने भी पेपर हैं आप देखोगे कुछ ना कुछ एसएफएम लगी हुई है सब पेपर में, तो इसमें भी है एसएफएम। इस पेपर में आप देखोगे ना एसएफएम के एनपीवी कॉन्सेप्ट भी काम में आता है, जो कैपिटल बजटिंग में आपने पढ़ा। 4x जो आप सीए फाइनल एसएफएम में पढ़ोगे 4x, वो भी काम में आएगा। पोर्टफोलियो रिलेटेड कुछ स्ट्रेटेजीज भी यहाँ काम में आ सकती हैं। तो यानी एसएफएम के कॉन्सेप्ट आएंगे इस पेपर में काम में। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा ये पेपर पढ़ने से पहले आप एसएफएम जरूर प्रिपेयर कर लें। तो वो जो कंसेप्ट हैं तो वो सर इस मॉड्यूल में कवर हैं क्या, सर रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल में वो कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं है, पर उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार उनके बेसिस पे 5-7 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उनका आप क्या करोगे, वो क्वेश्चंस भी, वो टॉपिक्स भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। जैसे एनपीवी हुआ, फाइनेंशियल रेशियोज हुआ, जो इस पेपर में आईसीआई पूछ लेता है कभी कभी 5-7 नंबर के, तो वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। उनके टॉपिक्स भी आपको कवर करवाऊंगा जो एडिशनल पूछे जाते हैं अदर देन दी कोर्स। तो वो एसएफएम के इतने टॉपिक है। बाकी ये जो पेपर है ये किससे रिलेटेड है, एक तरीके से आप ऑडिट से रिलेटेड मान सकते हो। जो ऑडिटिंग आप पढ़ते हो ना उसमें जो रिस्क होती है उससे रिलेटेड मान सकते हो। जो आप इंटरमीडिएट लेवल में आईटीएसएम पढ़ा है ना उससे रिलेटेड आप इसे मान सकते हो। बिल्कुल ईजी पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर है। आपके पास मॉड्यूल रहेगा, उसमें से देखना है और लिखना है। 1-2 जगह एनालाइज करना पड़ेगा, वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे होगा। एंड 1-2 जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल इजी कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की इसमें हकीकत बताऊं तो जो क्वेश्चन आप 8 मार्क्स का सॉल्व करते हो ना एसएफएम में, तो मतलब एसएफएम में जो 2 मार्क्स का वेटेज रखना चाहिए जो क्वेश्चन, वहाँ वो यहाँ पे आप 8 मार्क्स में सॉल्व करोगे। मतलब एसएफएम में जो 2 मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन वो यहाँ पे 8 मार्क्स के लिए पूछता है इसे। तो देख लो कितना पेपर है, लेवल क्या है पेपर का। तो यहाँ बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये अपना पेपर का पैटर्न हो गया। आज मैंने आपको पूरा पेपर का ओवरव्यू दे दिया और आने वाले लेक्चर्स में अपन पूरा डिस्कशन करेंगे पेपर का कैसे क्या रहने वाला है। नवंबर अटेम्प्ट के लिए कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट अपना पार्ट कवर हो जाए। बाकी मई 21 से तो अपना पूरा फुल बैच रहेगा ही, सारे चैप्टर कवर होंगे और नवंबर 20 तक हम पूरा कोशिश करेंगे, मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें आपका पूरा मैक्सिमम पार्ट इसमें कवर करवा दूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।